हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल स्टडीज़ का एक चैप्टर, जिसका पहला पार्ट मैंने पहले ही से अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। तो हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ तक पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है कि व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके पास कोई भी सजेशंस हैं हमारी वीडियो के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। क्रिमिनल लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी बुक में पूछा गया है कि व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। तो अगर हम अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो कोई भी कानून जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो वो क्रिमिनल लॉ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल लॉ क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्रिमिनल लॉ में पहले बताया गया है कि डिफरेंट क्राइम्स कौन कौन से हैं या क्या करने पे वो क्राइम हो जाता है। तो सबसे पहले डिफाइन किया गया है क्राइम्स को। दूसरा, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट बताई गई है उन क्राइम्स के लिए, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट। और तीसरा, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के प्रोसीजर्स बताए गए हैं। तो ये है क्रिमिनल लॉ। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। अगर आपको अब तक समझ नहीं आया कि क्रिमिनल लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, तो क्रिमिनल लॉ हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो क्रिमिनल लॉ के बारे में दिया गया है, जैसे कि कौन सी एक्टिविटीज क्राइम होंगी, उन क्राइम के लिए क्या क्या पनिशमेंट होंगे, और फिर अगर क्राइम प्रूव हो जाता है तो कैसे उसे प्रूव करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का क्या प्रोसेस होता है, इसी सब के साथ डील करता है क्रिमिनल लॉ। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्या क्या सोर्स है? तो दो सोर्स है हमारे पास, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट। यहाँ पे इंडियन पेनल कोड। आईपीसी में क्लियरली बस ये लिखा हुआ है कि कौन सी एक्टिविटी क्राइम मानी जाएगी और फिर उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। पेज नंबर 62 पे क्लासिफाई किया गया है क्राइम्स को अंडर आईपीसी। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। तो अगर हम शॉर्टली बात करें तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड बस ये बतलाता है कि क्या करने पे क्राइम होता है, मतलब कौन सी एक्टिविटी क्राइम है और उसके बाद उस क्राइम के लिए क्या सजा मिल सकती है। दूसरा बात करते हैं हम सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे ट्रायल होगा। तो सीआरपीसी सिर्फ इतना बताता है कि क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या वेज हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किसी भी अक्यूज्ड के साथ। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सीआरपीसी कुछ रूल्स देता है जिनके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं हो। सारे ऑफेंसेस मतलब जुर्म, वो सारे ऑफेंसेस जो आईपीसी में दिए हैं उन सारे ऑफेंसेस के प्रोसीजर्स सीआरपीसी में दिए होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ऑफेंस मतलब होता है जुर्म। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की। तो सबसे पहला बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल मतलब
ऐसे ऑफेंस जिसके लिए बेल मिल सकती है, जैसे चोरी या कोई छोटी मोटी ऐसे केसेस। और नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस जिनके लिए बेल नहीं मिल सकती है या उसी कंडीशन में बेल मिल सकती है जब कोर्ट बेल ग्रांट करे। ठीक है। दूसरा है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके लिए अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। और दूसरा होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन ऑफेंसेस के अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास वारंट होने ज़रूरी होता है। और तीसरा है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें अक्यूज्ड पनिशमेंट एस्केप कर सकता है कुछ फाइन के बदले में। और नॉन कंपाउंडेबल वो ऑफेंस होते हैं जिनमें अक्यूज्ड को पनिशमेंट ही मिलनी होती है, वो पनिशमेंट को एस्केप नहीं कर सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस छोटे ऑफेंस होते हैं, जैसे अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आप उसमें पेनल्टी पे करते हैं और आप फ्री हो जाते हैं। और अगर कुछ पब्लिक नोटिस है, जैसे ट्रेन में कुछ होता है, जैसे पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे आपने स्मोक कर दिया तो आप वहाँ पे उसके लिए आपको जेल नहीं ना हो के आप उसके लिए कुछ फाइन पे कर देते हैं और आप छूट जाते हैं। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेजेस, सबसे पहले हमने बात कर ली कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जान लिया कि कौन कौन से ऑफेंस मतलब टाइप क्या है ऑफेंसेस के। तो अब आते हैं हम स्टेजेस पे ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस। तो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी क्राइम होने के बाद सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी एक रिपोर्ट फाइल बनाएगी और वो रिपोर्ट फाइल के साथ जो अक्यूज्ड होगा उसे पुलिस कोर्ट को सौंप देगी। अब कोर्ट वहां पे बताएगा कि वो जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, वो निर्दोष है या दोषी है। निर्दोष मतलब वो एक्विट हो जाएगा और दोषी पाया जाएगा मतलब उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थे दो स्टेजेस, अब इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पहला स्टेज होता है क्राइम होने के बाद। तो जब जब विक्टिम पुलिस के पास जाके कंप्लेन लिखाता है, जिसे हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही FIR लिखवाए, कोई भी जिसने उस क्राइम को होते हुए देखा है या कोई विक्टिम का करीबी, वो भी FIR लिखवा सकता है। FIR लिखवाने के बाद पुलिस आती है सीन में और वो इन्वेस्टिगेट करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उस जगह पे जाती है जहाँ पे क्राइम होता है, अलग अलग फैक्ट्स देख समझती है, सर्कमस्टांसेस जानने की कोशिश करती है कि किन हालात में ये क्राइम हुआ था। कोई सस्पेक्टेड पर्सन है उसे अरेस्ट करती है या उसे गवाही के लिए बुलाती है। उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट करती है जो वहाँ पे होते हैं, और उसके बाद ये तय करती है कि जितनी चीज़ें उस इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट की हुई हैं वो कोर्ट में दिखाने के लिए इनफ हैं या नहीं। और अगर उसको लगता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन से उसे रिजल्ट मिला है, जो भी एविडेंसेस पुलिस को मिली है, अगर वो उससे पर्याप्त लगती है तो पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है और ये रिपोर्ट वो जाके मजिस्ट्रेट ऑफिस में जमा कर देती है। तो ये तो बात हुई कि जब हमने FIR लिखाया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। क्या केस है अगर हमने FIR लिखाया और पुलिस ने FIR
नहीं लिखा तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न है। अगर हम पुलिस से रिपोर्ट लिखवा रहे हैं और पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना किया है तो हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट एज इन कोर्ट में जा सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, या तो वो पुलिस को कहेंगे एफआईआर लिखने के लिए, या तो वो खुद उसको अपने अंदर ले लेंगे। तो ये था इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हम बात करेंगे ट्रायल की, लेकिन इससे पहले हमारे बुक में केसेस के टाइप्स दिए हैं, 3 टाइप दिए हैं। इसको अलग से, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में आते रहता है। वारंट केस, समन्स और समरी। ये देखते हैं क्या है। वारंट केसेस रिलेट टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ ग्रेटर देन 2 years। वारंट केसेस वो केसेस जिसमें जो अक्यूज्ड है उसको या तो डेथ या तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा के लिए मिले, वो केसेस हो जाती हैं वारंट केस। उसके बाद आते हैं समन केस। Offenses that is not a warrant case, that is case relating to offense punishable with imprisonment of less than 2 year, less than 2 year। अगर 2 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है तो वो समन केस, इसमें डेथ और मोर देन 2 year। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसे और अच्छी तरह से समझाऊं। और समरी केस में होता है कि प्रिजनमेंट अप टू 3 months या फाइन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ केसेस, वारंट, समन और समरी। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसीडिंग होती है ट्रायल की। कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गई, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में दे दी। अब क्या होगा, पुलिस जो रिपोर्ट देती है उसमें कुछ चार्जेस लगाए रहते हैं अक्यूज्ड पे। अगर उस रिपोर्ट को देख के जज को ऐसा लगता है कि इस आदमी को, ये आदमी निर्दोष है और इसे छोड़ दिया जाए, तो वो आदमी छूट जाता है। लेकिन अगर जज को लगता है कि हाँ इसने कुछ किया है या ये गिल्टी हो सकता है, तो अब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा। ये केस था जब पुलिस रिपोर्ट आई हो। दूसरा केस जब हमने बताया कि जब पुलिस रिपोर्ट ना लिखे तो डायरेक्टली सिटीजन्स जा सकते हैं कोर्ट में। उस केस में मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड पर्सन को छोड़ नहीं सकता है, उस केस में कोर्ट में ट्रायल करना ही पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में जज क्या करता है, वो रिपोर्ट देखता है जो पुलिस ने दी रहती है जज को, और अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से जज को लगता है कि अक्यूज्ड ने कुछ नहीं किया है और जो एविडेंसेस है वो अक्यूज्ड के खिलाफ, आरोपी, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, अक्यूज्ड के खिलाफ सफिशिएंट नहीं है, तो वो अक्यूज्ड को छोड़ देता है, जाने देता है। लेकिन अगर जज को लगता है कि जो एविडेंसेस है वो पुख्ता हैं और अक्यूज्ड के खिलाफ कुछ किया जा सकता है, उस केस में ट्रायल का प्रोसेस आगे चलता है। ये मैंने अभी बताया, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इस स्टेज में जो अक्यूज्ड है वो अपने आप को प्ली बार्गेन कर सकता है। प्ली बार्गेन मतलब ये देखिए, प्ली बार्गेनिंग मतलब अक्यूज्ड ये कह सकता है कि मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कुछ कम सजा मिले। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा, जो है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इस स्टेज में क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है। अब आप पूछेंगे कि प्रोसिक्यूशन क्या होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रिमिनल केसेस में स्टेट अक्यूज्ड के खिलाफ लड़ाई करती है, तो जो स्टेट का जो लॉयर होता है उसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। तो इस स्टेज में प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से या अक्यूज्ड से क्वेश्चन पूछती है, और अगर अक्यूज्ड चाहे, मतलब अक्यूज्ड का जो लॉयर है वो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो ये था रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस।
स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि ट्रायल के किसी भी समय वो अक्यूज्ड का स्टेटमेंट ले सकती है। ये इसलिए होता है कि अक्यूज्ड को अपनी बात रखने का टाइम होना चाहिए, मतलब अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे उसके कोई राइट्स वायलेट ना हो। दूसरा है डिफेंस, सॉरी दूसरा नहीं, नेक्स्ट है डिफेंस एविडेंस। तो नेक्स्ट स्टेज है डिफेंस एविडेंस। राइटिंग बहुत बेकार हो जा रही है, डोंट माइंड राइटिंग। हाँ, और मैं बताना भूल गई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, डिफेंस एविडेंस। अगर सारी प्रोसिक्यूशन की बात सुन के, एविडेंस देख के अगर जज को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड ने क्राइम नहीं किया है तो उसे एक्विट कर दिया जाता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन अगर एविडेंसेस की कमी की वजह से अगर जज ये तय नहीं कर पाता है कि जो अक्यूज्ड है वो एक्विट है या नहीं, तो उस केस में क्या होता है, डिफेंस वही डिफेंस उसको कहते हैं लॉयर ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का लॉयर सामने आता है और फिर वो क्रॉस एग्जामिन करता है अक्यूज्ड को, बाकी सारे विटनेसेस को, और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि देयर इज लैक ऑफ एविडेंस, जिसकी वजह से ये भी नहीं बताया जा सकता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है। इसके बाद आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। और मैंने जो ये प्रोसीजर्स बताए, स्टेप्स बताए, ये एक एक लाइन के हैं, लेकिन ये स्टेप्स बहुत दिन तक चल सकते हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करने में ही हो सके 4 महीने लग जाएं, अक्यूज्ड के स्टेटमेंट में 6 महीने लग जाएं, डिफेंस एविडेंस में और 6 महीने लग जाएं। तो ये प्रोसीजर जब कोर्ट में आता है तो ये बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे दोनों पार्टीज अपने कंक्लूजन्स रखते हैं, अपने कंक्लूडिंग बयान रखते हैं जज के सामने। और आखिरी होता है जजमेंट। इसमें जज एविडेंसेस के बिना पे और एविडेंसेस के बिना पे और विटनेसेस के भरोसे पे ये बताता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन्हें और अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कौन से पैसे लगते हैं।